लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे इस पे कमेंट किए थे कि पूछे थे कि सर इंस्ट्रूमेंट का कब आएगा। तो लो है आपके सामने हाजिर चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चैनल पे नए हो गए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर चाहते हैं ज्वाइन करना ओपी गुप्ता का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो 9664971438 इस नंबर पे आपको करना है व्हाट्सअप। 399 रुपीज़ का है। 12 चैप्टर 300 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो ओपी गुप्ता का वीडियोस है टोटल यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा एक एक डाल देता हूँ, एक दो ठो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ चल रहा है। ओके चलो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और उससे पहले कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे जाऊं मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरा एक दोस्त है इंस्ट्रूमेंट से, तो मैंने उससे बहुत ट्राई किया कि हो जाए थोड़ा उससे थोड़ा सा मैं उससे सीख लूं, बट उसके पास पता नहीं टाइम नहीं रहता है, कभी उसके पास नहीं रहता है, जब वो फ्री रहता है तो मैं नहीं रहता हूं, और इस बीच में ये बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे इंस्ट्रूमेंट का देखा, गेट का मतलब बीटेक का, और उस पे से समझा, जो भी मुझे थोड़ा सा डाउट था तो समझा, और उसके बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में जो डिप्लोमा वाले हैं इनका, और ख़ास तौर पे केमिकल वाले हैं, तो केमिकल वालों को इंस्ट्रूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग भी केमिकल डिप्लोमा से ही हैं, तो वही हाल है। ओके तो चलो शुरू करेंगे वीडियो को। मज़ा आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे आपको अब जीरो, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट में केमिकल का बच्चा 0/0 है। अब 0/0 से अगर आपको आगे पढ़ना है 1 2 4 5 नंबर 10 नंबर, 10 नंबर तो नहीं लेकिन 5-7 नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि इसका कैसे निकालेंगे हम, तो उसने बोला था कि देखो यार एक्चुअल में ये एक बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको यहाँ पे साइन टी का जो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे, इंटीग्रल करना पड़ेगा, बहुत पता नहीं क्या क्या वो बोला। तो वो बोला कि देखो एक्चुअल में वो भी नहीं जानता था, है ना, कि देखो ये लेंदी क्वेश्चन से ये इससे अच्छा है कि आप इसको सॉल्व करो, उससे अच्छा है कि आप उसको याद कर लो। ठीक है। तो याद कर लो इस क्वेश्चन को कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का साइन टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² + 1 होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद में आते हैं, देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1/s² + 1 है, फिर वहाँ पे एक लिखा है S/1 + s² है। तो जो ऑप्शन है ना, इसमें अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना 1/s² + 1 होता है, ऐसा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, इतना रिवाइज कर लेना। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज। देखो इंस्ट्रूमेंट में आपको बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बहुत सारे। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो बोल जा रहा है, इसका मतलब कि देखो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि है कि कोई इक्विपमेंट है ना, जैसे जो थर्मामीटर है। ठीक है। थर्मामीटर है तो थर्मामीटर क्या हो गया कि अगर हम बॉडी में लगाते हैं, जीभ पे लगाते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, तो वो तुरंत ही डायरेक्ट ही आपको टेम्परेचर दे देता है कि हाँ भाई आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है 97 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, इस टाइप के। तो डायरेक्ट जो वैल्यू दे देता है ना, तो उसको अपने लोग बोलते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का है। जब ये इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ का सहारा लेता है, सेकेंड स्टेप में आपका टेम्परेचर देता है या कोई वैल्यू देता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। और इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर में भी होता है कि हमको कोई पार्ट अलग से लगाना पड़ता है, या वो 3 स्टेप में आपका जो ऑर्डर वैल्यू है वो प्रोवाइड करता है, तो हम उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम। उसके बाद में है यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन याद कर लो, एक चीज़ होता है जैसे कोई लूप हो गया, ठीक है ना, ओपन लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया, ये लूप हो गया। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में तो लूप हो गया, तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये यहाँ पे हमने, ये इंस्ट्रूमेंट है कोई, तो इंस्ट्रूमेंट में इनलेट गया, कुछ भी गया, मान लो कि करंट हमने दिया, और यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाला कि हमारा जो आउटपुट वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, हमने मान लो कि ये आपका पाइप है, पाइप में स्टीम जा रहा है, स्टीम से ये कनेक्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है।
तो यहाँ से ये इनपुट चला गया, ठीक है, इस स्टीम का टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का इनपुट गया और जो आउटपुट निकला ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि कितना कितना क्या क्या है। फिर आउटपुट जो आपने लोग गेज पे देखने हैं कि 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री कितना टेम्परेचर है, वो आउटपुट है, ठीक है। और इनपुट जो हम करेंट हीट दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना, कनेक्ट किए हुए हैं, जो वायर कनेक्ट किए हैं उससे। तो ये जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखना, इनपुट बटा आउटपुट नहीं है, ये गलत है। आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट के रेशियो को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। जैसे मान लो कि इनपुट का वैल्यू 2 है, आउटपुट का वैल्यू 4 है, तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो मान लो कि कहीं क्वेश्चन पूछे आपसे कि इनपुट आपका x है और आउटपुट आपका y है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो y/x, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, क्या होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल, सो आई विल रिक्वेस्ट टू रिमेंबर इट, ओके। तो इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन 1/TS+1 होता है, ठीक है, 1/TS+1। जैसे यहाँ पे आप देखे हो 1/S² + 1 है, वैसे ही वहाँ पे 1/TS+1 है। एस ऊपर मत लेके चला जाना, ऐसा वैसा उल्टे सीधा काम मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, पिक आउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फ्रॉम एमॉन्ग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ढूंढना है इसमें से। तो जैसे मैं आपको बताया कि जो डायरेक्ट वैल्यू दे देना, जो डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दे, उसको अपन लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अरे पता नहीं कहाँ से आज अपन आ रहा है यार वर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैम्प्ड वाइब्रेशन, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर, इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ 2 टैंक्स इन सीरीज, नॉन इंटरैक्टिंग टैंक्स ऑफ 2 टैंक्स इन सीरीज। तो अगर टैंक बनाते हो 2 टैंक और इसका अगर आप वैल्यू निकालते हो कि कैसे इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 टैंक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। सेम यहाँ पे नॉन इंटरैक्टिंग है, तो यहाँ पे भी 2 टैंक है, तो 2 स्टेप्स लेना पड़ेगा। डैम्प वाइब्रेशन है, तो डैम्प वाइब्रेशन में जो आपका मे बी इसमें भी 2, ये क्या बोल रहा है नहीं पता है, बट यहाँ पे भी आपको 2 लगता होगा, ठीक है। तो जो आंसर है दोस्तों वो है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर। तो एक ऐसा थर्मोमीटर है जो मरकरी वाला है, जो Hg है, जो नॉर्मली देखते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसमें अगर उसको हम बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर मिलता है वो डायरेक्ट टेम्परेचर मिलता है। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर निकालना रहता है, तो अपने लोग क्या करते हैं, कांख में हाथ के बीच में वो दबाते हैं, थर्मोमीटर दबाते हैं, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर निकल जाता है डायरेक्ट। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही तो आपको इंस्ट्रूमेंट को कोई करने की जरूरत है, ठीक है। तो वही है ये मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें बताऊंगा इस क्वेश्चन में। अगर बोलता है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर, तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर ये बोलता है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर विथ कवरिंग, मतलब कि जैसे ये ग्लास थर्मोमीटर है, ग्लास थर्मोमीटर को कवर कर देता है, ठीक है, एक और लेयर लगा देता है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर जो डायरेक्ट दे रहा था, अब उसके बाद में ये कवर के पास टेम्परेचर जाएगा, उसके बाद में सेकेंड स्टेज में आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो अगर कवरिंग हो जाता है, किसी चीज़ से हम कवर कर देते हैं और टेम्परेचर नापते हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे पहले तो टेम्परेचर लेगा, फिर इसके कवर को पेस जाएगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा ये होगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर कौन था, जो सिंपल सा था, हमने उसको मान लो कि बॉइलिंग वाटर में डाला तो तुरंत ही आपका टेम्परेचर बता दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक कवर लगा दिया। तो कवर लगाने से क्या होगा, जो डायरेक्ट दे रहा था अब वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो आपका 2 स्टेप में आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में आता है यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर या मरकरी ग्लास थर्मोमीटर, दोनों ये एक ही है, सेम ही है, ठीक है। तो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर या यू ट्यूब मैनोमीटर, अगर बॉइलिंग और कवरिंग है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। बॉइलिंग है तो फर्स्ट ऑर्डर, बॉइलिंग नहीं बोले तो आपका नॉर्मल है, विदाउट कवर है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर, और कवर के साथ में है तो सेकेंड ऑर्डर होगा, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बोलें कि ये डैम्प्ड है कि अंडर डैम्प्ड है, हालांकि यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन नहीं है, वो आगे मिलेगा, जैसे कि 10वां क्वेश्चन में देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को चीज़ बता दूँ डैम्प अनडैम्प में जाने से पहले, कि जो मरकरी यूट्यूब मैनोमीटर है, यानी कि जो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर है, वो सेकेंड ऑर्डर तो है ही, उसी के साथ में वो अंडर डैम्प्ड है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे चल के कि अंडर डैम्प्ड क्या होता है, ओवर डैम्प्ड क्या होता है, एवरीथिंग विल बी होगा क्रिस्टल क्लियर। तो इसी बात पे यार लाइक कर दो यार प्लीज़, है ना, लाइक करो, इतना लाइक करो कि मज़ा आ जाए, है ना। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने लगभग दो या 2.5-3 महीने का टाइम लिया है, ताकि मैं खुद इसको पढ़ लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को ज्ञान बांटूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू ए साइनोसाइडल इनपुट इज कॉल्ड। ध्यान रखना, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो साइनोसाइडल है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो साइनोसाइडल है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा या जो रिस्पॉन्स होगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का होता है, ठीक है। और आगे चल कर पता चलेगा कि आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बाद में और क्या होता है, सर्वो प्रॉब्लम आता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आता है, ओके। तो आगे चल के देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लो कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स जहाँ पे आपका जो साइनोसाइडल इनपुट मिले तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एम्पलीट्यूड टू इनपुट एम्पलीट्यूड फॉर ए साइनोसाइडल फोर्सिंग फंक्शन इन ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो एम्पलीट्यूड रेशियो एक होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इनपुट एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन आउटपुट एम्पलीट्यूड रेशियो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए कितना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो वहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो है वो आपका लेस देन 1 होता है, ठीक है। इनपुट ज़्यादा रहेगा, आउटपुट कम रहेगा, ठीक है ना। तो इनपुट बाई आउटपुट एम्पलीट्यूड रेशियो उसको हम वो होता है लेस देन 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओके। एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, फेज लैग ऑफ ए साइनोसाइडल रिस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ेगा कि फेज लैग कितना होता है फेज लैग। तो फेज लैग बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अलग होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, ठीक है। तो फेज लैग फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम साइनोसाइडल रिस्पॉन्स के लिए होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फेज लैग। देखो, फेज लैग बराबर होता है फेज लैग फॉर फर्स्ट ऑर्डर 90 डिग्री, फेज लैग फॉर सेकेंड ऑर्डर 180 डिग्री। और एक और चीज़ होता है फेज लैग में, फेज लैग बराबर होता है -10 इनवर्स ओमेगा टी। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। फेज लैग बराबर होता है -10 इनवर्स ओमेगा टी, फेज लैग बराबर होता है 90 डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फेज लैग बराबर होता है 180 फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है यार। टाइम कांस्टेंट में आपको 2 चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एक तो टाइम कांस्टेंट वो है जो फुल टाइम का 63.2% वैल्यू देने में जितना टाइम लेता है, ठीक है ना। मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है और मान लो कि ये यहाँ से कहीं से इनपुट उठा रहा है और इसको आउटपुट देना है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना। मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसको जो आउटपुट लेने में, आउटपुट का मान लो कि आउटपुट का 100% में से 63.2% यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट है उस सिस्टम का, ठीक है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बोल सकते, इंस्ट्रूमेंट ही बोलो उससे अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का 63.2% अपना वैल्यू देने में
जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। या देखो ये फुल चेंज का है, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे अल्टीमेट चेंज दिया है, अल्टीमेट चेंज मत लगा देना, फुल चेंज रहेगा, ठीक है। या टाइम कांस्टेंट का दूसरा भी परिभाषा है, या तो वो 63.2% फुल टाइम का जितना टाइम लगा है, या 36.8% ऑफ फाइनल टाइम। क्या है? फाइनल टाइम, यानी कि फाइनल टाइम का 36.8% जो टाइम जो वैल्यू देने में जितना टाइम लगता है, या 63.2% फुल टाइम। ध्यान रखना, एक है फुल टाइम, एक है फाइनल टाइम। फुल टाइम में 63.2% देने में जो टाइम लगता है उसको अपन लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। एक है फाइनल टाइम, फाइनल टाइम में 36.8% वैल्यू देने में जो टाइम लगता है उसको अपन लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो दो परिभाषा है टाइम कांस्टेंट का, ध्यान रखना। आगे चलेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द 8 इज फॉर टू नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट आर्डर। अच्छा, नॉन इंटरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे दो टैंक है, ठीक है, ये दो टैंक है, एक तो हो गया कि हमने इसका डायरेक्ट इसके साथ में कनेक्शन कर दिया, मतलब इंटरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, यानी इसका फ्लो घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा वगैरह वगैरह। नॉन इंटरेक्टिंग मतलब कि इससे इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, इधर से एक ये फ्लो आ रहा है, इधर से एक ये फ्लो आ रहा है, इधर से ये निकल रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे कि ये जो है कि नॉन इंटरेक्टिंग है, ये नहीं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन इंटरेक्टिंग। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है for two non-interacting first order systems, okay, connected in series, the overall transfer function is the product sum ratio difference of individual transfer function, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि एक मैं सिस्टम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, एक ये इनपुट आया, फिर ये एक और पॉइंट पे गया, और यहाँ पे आपका आउटपुट मिला, ठीक है, ये इनपुट है। इसको हम लोग बोलते हैं गेन, ठीक है, इसको जी बोलते हैं, G1 G2, ठीक है, इसको गेन बोलते हैं ना, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट का एक पॉइंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे अपने वैल्यू को ये डालता है ताकि आउटपुट मिले। तो यहाँ पे इसने दो गेन दे रखा है, ठीक है। ये जो गेन है ना, इसी को बोल रहा है कि जो है कि सीरीज में इसने लगाया है, तो ये सीरीज में हो गया। पैरेलल कैसे होता है? पैरेलल एक इधर से गया और एक इधर से गया, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया। सीरीज में आमने सामने होता है, ठीक है। तो इसका जो इनपुट है G1 में गया, फिर G1 का आउटपुट है वो G2 में गया, फिर G2 का आउटलेट आपको आउटपुट मिला। तो अगर हम बोले कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा आउटपुट अपन इनपुट, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के बोला हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ दिया होता, सपोज करो कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ पे G1 दिया है, सिर्फ G दिया है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा आउटपुट अपन इनपुट बराबर G, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे दो गेन दे दिया है, इसको गेन बोलते हैं, ठीक है, दो गेन दे दिया है और वो सीरीज में है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? आउटपुट अपन इनपुट बराबर G1 इंटू G2। ये क्या है? प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इन दोनों का गुणा हो जाएगा ओवरऑल में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा ओवरऑल में। जो ओवरऑल अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बोल रहा है। अब आगे चल के देखोगे कि जैसे ये सिस्टम है, यहाँ पे हमने बना दिया है, ये G है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ से एक फीडबैक आता है, ठीक है, इसको हम H बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर एक सिस्टम है जिसका इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है और एक फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक समर बना देगा ना, समेशन बोलते हैं उसको, इस टाइप में बना देगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, ऐसे करके, ठीक है। तो सपोज करो कि ये यहाँ से जो गेन ये क्या बोलते हैं, फीडबैक है, यहाँ से सपोज करो कि यहाँ पे कुछ इरोर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक फीडबैक डाल देंगे ताकि ये इरोर को और कम करे,
ठीक है। तो अब क्या करेगा, अगर इसका अपने को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, G/1 + GH। ठीक है, G अपान, यहाँ पे एक फीडबैक दे दिया है H के रूप में, तो 1 प्लस ये वाला G इंटू H। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि जो फीडबैक है H के बराबर 1 कर देता है, यानी कि फीडबैक यूनिटी कर देता है, तो यहाँ पे H की जरूरत होगी नहीं, तो 1/GH हो जाएगा, G/1 + GH, सॉरी G। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन का प्रोडक्ट, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है? तो जैसे मैं आपको बताया हूं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 1/1 + GH, तो वैसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला है ऑप्शन नंबर ए, 1/T² S² + 2 जीटा बोलते हैं इसको, जो ई जैसा है, जीटा TS+1। जीटा बेसिकली क्या है, डंपिंग कोफिशिएंट। क्या है, डंपिंग कोफिशिएंट। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि डंपिंग कोफिशिएंट क्या है, तो इसको याद कर लो यार, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एक है ऑप्शन में करेक्ट वाला 1/T² S² + 2 जीटा TS+1, दूसरा है 1/T² S² + 2, यहाँ से जीटा हटा दिया है जबकि यहाँ पे जीटा रहेगा, और तीसरा है 1/T² S² + 2 जीटा T। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा जो S है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, अगर आप S को भूल गए ये छोटा वाले, तो ये क्वेश्चन आप लगा तो क्या होगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, T² S² 2 जीटा TS+1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना, आगे चल के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे छोटे छोटे, और पूछ भी सकता है कि एक रेशियो दे देगा, फार्मूला दे देगा, और पूछ देगा कि इसका जो डंपिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, तो आपको ये जो 2 जीटा TS है उसको वैल्यू रख करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यार अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हेन द डंपिंग कोफिशिएंट जीटा इज यूनिटी। अगर अपन लोग डंपिंग कोफिशिएंट जीटा बराबर 1 कर दिए तो वो सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 3 वैल्यू मिलेगा आपको, एक तो हो गया जीटा बराबर 1, एक हो गया जीटा इज ग्रेटर देन 1, एक हो गया जीटा इज लेस देन 1। ठीक है, ये 3 वैल्यू मिलेगा आपको। अगर बोलता है कि जीटा इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, अगर जीटा इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर बोलता है जीटा इज ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा ओवर डैम्प्ड। अगर जीटा बराबर लेस देन 1 तो ये हो जाएगा अंडर डैम्प्ड। ये 3 चीजें हैं, याद कर लेना, दिमाग खोल के, आगे भी इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटा की वैल्यू क्या है, कितने पे क्या होता है, कितने पे क्या नहीं होता है। ठीक है, अगर जीटा बराबर 0 दे देता है तो वो क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो आगे देखेंगे यार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है यार, फेज लैग ऑफ ए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टू ए साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन। फेज लैग है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपके सामने। ठीक है, एंड ऑर्डर सेकेंड है, एंड साइनोसॉइडल फोर्सिंग एक फोर्सिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे फेज लैग क्या होगा। ठीक है, फॉर द सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या देखा था 90 डिग्री, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या देखा था 180 डिग्री। फिर वही आया है कि फेज लैग फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो आपको जैसे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए 90 होता है तो सेकेंड के लिए 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेड जोन। डेड जोन, डेड जोन इज द सेम एज टाइम कांस्टेंट, सेम एज ट्रांसपोर्टेशन लैग,
मैक्सिमम चेंज इन वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज इन द रीडिंग इन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन ऑफ दिस। देखो यार, जैसे आपको पता है कि डेड जोन मतलब कि ये काम नहीं करेगा। डेड बोले तो ख़त्म है, खल्लास है कहानी, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे स्टीम डाला हुआ है, स्टीम से हमने टेम्परेचर अपने लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वायर है उसका कनेक्शन तो कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखाएगा कुछ, लेकिन क्या है ना, आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ से सिग्नल तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से इनपुट तो इंस्ट्रूमेंट तक जा रहा है, बट इंस्ट्रूमेंट ना इसको दिखा नहीं पा रहा है। तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि वो डेड जोन में है, ठीक है। तो मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द रीडिंग, रीडिंग को चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाया जा रहे हो, घटाया जा रहे हो, रीडिंग को चेंज ही नहीं कर रहा है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि वो डेड जोन में जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग क्या होता है? हमने अब तक क्या देखा था? फेज लैग। अब अपन लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन लैग। अब ट्रांसपोर्टेशन में ई और टी आ जाता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकली सिस्टम है, अपने लोगों को जानना है कि कैसे आता है। अपने लोगों को बस इतना जानना है कि साला आंसर क्या होता है, ठीक है, और ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल लैग का हो जाएगा आपका ई का पावर माइनस टी एस। वहीं पे अगर हमने देखा है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फेज लैग क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का 1/ts+1, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग का क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस टी एस, ठीक है। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर ए चेंज इन द सेट पॉइंट इज कॉल्ड। हमने इसके पहले देखा था एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, कि जब इनपुट ना सिनुसाइडल हो तो वो जो सिस्टम होता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर हमने देखा कि एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर चेंज इन ए सेट पॉइंट इज कॉल्ड, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अपन लोग बोलते हैं कि वो सर्वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लीनियर कंट्रोल सिस्टम जो रिस्पॉन्स दे रहा है, सेट पॉइंट है, अपने को अगर चेंज करना है सेट पॉइंट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वो प्रॉब्लम, ठीक है। वहीं पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? इनपुट सिनुसाइडल होता है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इनपुट सिनुसाइडल हो उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलेंगे। उसके बाद में आता है एक और चीज़ दोस्तों, वो है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, वो होता है कि इस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है वो मैक्सिमम होता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड रेशियो मैक्सिमम प्राप्त हो उसको हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपने देखा ये कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में सिनुसाइडल इनपुट तथा ट्रांसपोर्टेशन लैग दोनों में यूज किया जाता है, यानी कि सिनुसाइडल और ट्रांसपोर्टेशन लैग जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद में आते हैं यार क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू बी फ्री ऑफ ऑफसेट एंड ऑसिलेशन द मोस्ट सुटेबल कंट्रोलर इज। देखो ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में आपको तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो ऑप्शन दिया है पी कंट्रोलर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं पी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, एंड पीआईडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। पी कंट्रोलर सबसे पहला जो आविष्कार किया गया था कंट्रोलर का, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, तो उसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम डाला गया था मुझे लग रहा है कि मैं ये एक कहानी जैसा बता दूं। तो जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई चलो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो अब पता नहीं वैज्ञानिक बनाए कि कौन बनाए,
तो आपने जैसे कोई इंजीनियर ही रहा होगा तो उसने सबसे पहले एक, जैसे आज हम लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, सबसे पहले क्या बना था, रेडियो वगैरह बना था, है ना। तो वैसे ही एक कंट्रोलर बना था जिसको हम बोलते थे पी कंट्रोलर। अब आप आज के टाइम का अगर आप टीवी देख लो और पुराने ज़माने का रेडियो देख लो, तो रेडियो में कितना सारी गलतियाँ रहती थी, कितने सारे प्रॉब्लम्स रहते थे, और टीवी में कुछ नहीं, है ना। टीवी में आपको वीडियो विजुअल दिख रहा है, साउंड भी आ रहा है, उसका लाइट को भी घटा बढ़ा ले रहे हो, बहुत कुछ कर ले रहे हो, लेकिन रेडियो में कुछ नहीं था। रेडियो में क्या था, अगर आपका एंटीना ख़राब हो गया तो नहीं आएगा, अगर वहाँ पे कुछ और दिक्कत हो गया, स्पीकर ये वो फलाना ठिकाना सब बहुत सारे चीज़ें रहती थी, ठीक है। तो जो पुराना ज़माना रहता था ना, हमने आविष्कार तो कर दिया था लेकिन वो इनिशियल था, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, वो बहुत कुछ नहीं बता पाता था, ठीक है। तो वैसे ही हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। तो हमने स्टार्टिंग तो कर दिया, एक कंट्रोल बनाया कि चलो कोई चीज़ का आउटपुट निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो हम एक कंट्रोल बनाएंगे जो कंट्रोल करके बताएगा कि हाँ क्या है। तो आपका हो गया, वो बोलेंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। प्रोपोर्शनल में मैक्सिमम ऑफसेट होता है, मैक्सिमम ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट बोले तो इरर, ठीक है। ऑफसेट क्या है, इरर है। यानी कि पहले के ज़माना का जो कंट्रोलर बना है ना, उसमें बहुत सारा इरर रहता था, ऑफसेट रहता था। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछे कि मैक्सिमम ऑफसेट किस में होता है, तो वो होगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अगर वहीं पे पूछे कि पीडी कंट्रोलर क्यों बना, मतलब कि हमने इसका जब मॉडिफाई किया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को, तो उसमें हमने एक डेरिवेटिव कंट्रोलर जोड़ दिया, ठीक है। तो उसको अपन लोग बोलने लगे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमको लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन मिलने लगा। लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन मतलब कि कम टाइम में हमको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा, थोड़ा एरर कम हो गया, एरर कम हो गया, और थोड़ा जो वैल्यू है वो फास्ट मिलने लगा, ठीक है। तो इस टाइप में अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा जो इक्विपमेंट है, जो कंट्रोलर है, वो उसमें मॉडिफाई हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीडी कंट्रोलर कहाँ पे लगाते हैं, तो पीडी कंट्रोलर लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन, मतलब कि मैक्सिमम डेविएशन कम टाइम में देता है, ठीक है ना। लीस्ट मैक्सिमम, मैंने ये टेक्निकल वर्ड ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको आगे मिलेगा। लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन बोले तो कम टाइम में, लिस्ट बोले तो क्या होता है, कम, तो कम टाइम में मैक्सिमम डेविएशन दे, मैक्सिमम वैल्यू दे, तो उसका अपन लोग बोलेंगे पीडी कंट्रोलर, ठीक है। अब एक आता है पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर क्या है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है कंपेयर टू पीडी कंट्रोलर के, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये हाई मैक्सिमम डेविएशन देता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम में ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मतलब कि एक बोल सकते हो कि इसका जो टाइम है ना, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है कंपेयर टू पीडी का। पीडी से अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, जो आपने लोग बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, प्योरिटी को आगे चल के कुछ तो मिलेगा उसको, कुछ तो बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, ठीक है। तो जो पीआई कंट्रोलर है, पीआई इज बेटर देन पीडी एंड पीडी इज बेटर देन प्रोपोर्शनल, एंड सबसे अच्छा पीआईडी है, ठीक है। तो हमने जब पी बनाया, प्रोपोर्शनल कंट्रोल बनाया, तो उसमें मैक्सिमम इरर था, मैक्सिमम ऑफसेट था, उसको हमने मॉडिफाई किया तो उसमें इरर तो कम हो गया, लेकिन जो है कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू था वो भी प्रॉपर नहीं था, हालांकि कम टाइम में इसका डेविएशन अच्छा आ जाता था। उसके बाद में हम उसको और मॉडिफाई किए तो वहाँ पे मिला पीआई कंट्रोलर, मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। यहाँ पे जो वैल्यू है वो करेक्ट मिल रहा था, बोले तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन ये वैल्यू निकालने में थोड़ा टाइम ले रहा था। उसके बाद में आया लास्ट में प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल क्या है, यहाँ पे आपकी जितने भी गलतियाँ सलतियाँ सब माफ़ हो जाता है, यहाँ पे जितने भी सब पाप किए हैं वो सब खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है वो प्योर निकलती है, और इसको अपने लोग बोलते हैं ऑफसेट एंड ऑसिलेशन फ्री। ऑसिलेशन फ्री, ऑफसेट बोले तो एरर,
ऑसिलेशन बोले तो जो पेंडुलम होता है ना, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, आवर्त है ना, जो आगे पीछे ऐसे 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 तो नहीं होता है। तो जो वैल्यू है ना, ये एक बार घटती है, एक बार बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, ऐसा नहीं रहता है। ये एक प्रॉपर 90 डिग्री टेम्परेचर तो डायरेक्ट 90 डिग्री टेम्परेचर, इसमें ये 98 से लेके 88 तक नहीं ले जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट 90 डिग्री। तो पीआईडी कंट्रोलर है वो ऑफसेट एंड ऑसिलेशन फ्री वैल्यू देता है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बता दिया है, ये क्वेश्चन आगे आएंगे, आप ध्यान रखना। स्टोरी टेलिंग में मैंने सुना दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्टोरी में अगर आपको बताते हैं तो आप लोग याद कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोले तो जो ये जीटा है, जीटा इज लेस देन 1, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है उसमें डीके रेशियो जो है, डीके रेशियो ओवरशीट के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए डीके रेशियो ओवरशूट के होल स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सी बाई आर। सी क्या है, आउटपुट है, आर क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन में मैं क्या बताया था, आउटपुट अपन इनपुट के रेशियो को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आर इनपुट है, सी आउटपुट है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, सी बाई आर। तो व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम इफ जी इज इक्वल टू, जी क्या है, गेन है, ठीक है, एच क्या है, फीडबैक है। जैसे मैं आपको बताया था, फीडबैक का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो एरर है उसको कम कर ले। मान लो कि एक्चुअल में ये पाइप से जुड़ा हुआ है, पाइप का टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट में इनलेट में गया, ये इनपुट गया, फिर ये गेन में गया, गेन 2 में गया, गेन 3 में गया, आउटपुट दे रहा है। हालांकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट यहाँ पे ये 90 डिग्री दे रहा है, मतलब कि कुछ एरर दिखा रहा है। तो ये एरर को कम करने के लिए अपन लोग एक चीज लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। यार भूल जा रहा हूँ बार बार, है ना, हालांकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। तो इसको अपने लोग बोलते हैं फीडबैक, इसको अपने लोग बोलते हैं गेन, ठीक है, और इसको अपने लोग बोलते हैं समेशन, ठीक है, समेशन। किसको, ये जो है ना, इसको अपने लोग समेशन बोलते हैं। ये तीनों गेन है, ये दोनों क्या है, आपका फीडबैक है। फीडबैक का क्या यूज होता है, एरर को कम करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एक इनपुट देख लिया, देख लो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं। इनपुट आर है, ये समेशन है, समेशन में आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा माइनस प्लस, ठीक है, ये जो है ये आ करके इसमें माइनस में जुड़ा, यानी कि आपका जो एरर है वो निगेटिव में है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको अंदर ले जाएगा, उसमें जो एरर है वो उसको बढ़ाएगा। निगेटिव बोले तो जो 100 डिग्री देना चाहिए था ये 90 दे रहा है, अगर प्लस रहता तो 100 की जगह पे 110 दे देता, ठीक है। तो उसको अपने लोग बोलेंगे प्लस का एरर, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव एरर है, मतलब कि जो वैल्यू है वो कम दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक फीडबैक दे दिया और निगेटिव से जा करके जोड़ दिया, ठीक है। ये जो है H1 H2, मिटाता हूँ इसको, यहाँ पे देखो ये H1 H2 आपका फीडबैक हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो G है, G इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू G3। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था कि वो जो जो सिस्टम है वो प्रोडक्ट होगा, है ना। एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन को आप लोगों को। क्वेश्चन ये वाला था, फॉर टू नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कनेक्टेड इन सीरीज, सेम वही वाला है ना, ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, तो उसका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। तो ये है,
तो G बराबर दे दिया है G1 G2 G3, ठीक है ना, G1 इंटू G2 इंटू G3। H बराबर दे दिया है H1 इंटू H2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारा अपना एक फार्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो, तो क्या हो जाएगा C/R। अब इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है G1 G2 G3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट, G बराबर G1 G2 G3, तो G अपॉन आउटपुट क्या है, आउटपुट में G1 G2 G3 भी है और ये फीडबैक भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको एक इसको लंबा सा एक इक्वेशन है, एक आपको मतलब डेरिवेशन है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/G प्लस H, ठीक है। ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट यहाँ पे G जाएगा अपॉन इनपुट G जाएगा अपॉन आउटपुट क्या है, आउटपुट ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1+GH, ठीक है। अब ये आया कि ये प्लस क्यों आया, तो प्लस क्यों आया दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे जो माइनस है ना, इसके चलते प्लस आया है। डेरिवेशन जब करोगे इसको, हालांकि मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, अगर ये ना ये प्लस के पॉइंट में जुड़ा रहता तो यहाँ पे माइनस होता, 1-GH होता है, G/1 - GH। अगर ये निगेटिव समेशन में जुड़ा है तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा 1+GH होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव समेशन में जुड़ा होता तो वो क्या होता 1-GH, तो यहाँ पे फिलहाल नेगेटिव में है तो यहाँ पे 1+GH। अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन पूछता है तो यहाँ पे एक बार देख लेना कि समेशन में क्या है, नेगेटिव में है कि प्लस में है, ठीक है। नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, G/1+GH। क्वेश्चन नंबर 18, ए सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम इज दी वन। अब देखो एक सिस्टम है जो स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसके लिए 2-3 फार्मूले हैं, बोले तो 2-3 लॉस हैं, जैसे कि बोर्डे लॉ, आगे चल के आप सुनोगे इसके बारे में, बोर्डे राउथ लॉ, ठीक है ना। ये क्या बताता है बेसिकली, सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी मतलब समझते ही हो कि एक स्टेबल सिस्टम बोले तो उसका जो सेट पॉइंट है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो इनपुट है वो फिक्स है, मतलब कि वो करेक्ट दे रहा है। अनस्टेबल मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो बार बार बदलते जा रहा है, ठीक है। तो एक स्टेबल सिस्टम में क्या होनी चाहिए, ऑप्शन है फॉर विच अ स्टेबल सिस्टम इज द वन फॉर विच आउटपुट रिस्पॉन्स इज बाउंडेड फॉर ऑल bounded input, which exhibits unbounded response to a bounded input, which satisfies the condition of a servo problem, and none of these। एक सिस्टम स्टेबल तभी होगा जब इनपुट बाउंड और आउटपुट बाउंड जो दोनों है वो इक्वल हो। इनपुट बाउंड इज इक्वल टू आउटपुट बाउंड अगर दोनों सेम है, इक्वल है, तो वहाँ पे आपका जो है स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम कंटेनिंग ए ट्रांसपोर्टेशन लैग कैन बी बेस्ट एनालाइज्ड बाय देखो यहाँ पे आ ही गया, रूट टेस्ट, रूट लोकस मेथड, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम कंटेनिंग ट्रांसपोर्टेशन लैग, अगर ट्रांसपोर्टेशन लैग दिया हुआ है तो वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड यूज़ होगा। इसके पहले भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो ट्रांसपोर्टेशन लैग दिया हुआ है, जो सिस्टम वो ट्रांसपोर्टेशन लैग में है, तो वहाँ पे आपका जो सिस्टम होगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड से अच्छे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। अगर आपका जो सिस्टम है उसका इनपुट सिनोसाइडल है
तो वो जो सिस्टम होगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अगर ट्रांसपोर्टेशन लैग है सिस्टम में तो उसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड का यूज करेंगे। अगर सिनुसाइडल इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम में तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कन्वर्जन फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग एम्पलीट्यूड रेशियो AR इनटू डेसिबल। याद कर लेना इसको, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे कन्वर्जन तो इसका करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट याद ही कर लेना है कि डेसिबल बराबर होता है 20 लॉग एम्पलीट्यूड रेशियो बेस 10। क्या है? डेसिबल बराबर ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग एम्पलीट्यूड रेशियो और डेसिबल में अगर जो रिलेशन होता है वो होता है डेसिबल बराबर 20 लॉग एम्पलीट्यूड रेशियो बेस 10। इसको अपन लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो और डेसिबल रिलेशन। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा ना तो आप यहाँ पे लॉग बेस ई लगा दोगे, इसलिए ध्यान रखना बेस में 10 रहेगा, बेस में ई नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो पावर है, तो हालांकि अगर पढ़े रहोगे तो पावर में तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा अलग मार्क्स कर लेना कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वाला दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे लिख देता था ध्यान देना लॉग 10 होगा, लॉग ई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिख देता था कि अगर मैं कभी रिवीजन करूँगा तो उसको ध्यान दे दूँगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रिक मार के पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिक नहीं मारते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिक मार के पढ़ते हैं। मेरा तो फंडा है कि मैं ट्रिक मार के ही पढ़ता हूँ, मुझे बार बार पन्ने पलटना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये है। और जब आपको अपना जब अगर आप खुद का टेस्ट लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ट्रिक मारे रहोगे तो आपका क्या होगा, टाइम तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा, आपने 100 क्वेश्चन करने में तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने विदाउट ट्रिक वाला आंसर आएगा ना तो आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा, आपको लगेगा कि पढ़ा तो हूँ लेकिन कौन सा सही है पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आपको रिवीजन करना है और उससे बचने के लिए आपको इंडिया बिक्स जो है उसको यूज़ करना है। उसमें आपका जो 4 क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें आप खुद ही अपना आपको पहचान लोगे कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अ कंट्रोल सिस्टम इज अनस्टेबल, एक सिस्टम है जो अनस्टेबल है। If the open loop frequency response exhibits an amplitude ratio exceeding 1, amplitude ratio 1 से ज़्यादा है, at crossover frequency, this is Bode stability criteria, Nyquist criteria, Raud stability, none of this। Bode stability ध्यान रखना, Bode stability में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया है। Bode stability ओपन लूप के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। Bode stability में अगर एम्पलीट्यूड रेशियो 1 से ज़्यादा है, यानी कि आपको पता ही है एम्पलीट्यूड रेशियो 1 से ज़्यादा है तो ये सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। और ये जो रिलेशन हो रहा है ना, एक ओपन लूप और एम्पलीट्यूड रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यही बताता है कि ये जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है बाय दी बोडे स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड, ठीक है। तो बोडे स्टेबिलिटी बताता है कि अगर कोई सिस्टम है जो ओपन लूप में है, आगे क्वेश्चन मिलेगा कि बोडे स्टेबिलिटी किसके लिए होता है, यूज होता है, ओपन के लिए कि क्लोज के लिए। तो बोडे ओपन के लिए होता है, रूट क्लोज लूप के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अ टिपिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर डिजाइन stipulates the gain margin and phase margin to be respectively। अगर आपके पास गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पूछे तो वहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन 1.7 एंड ग्रेटर देन 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फेज और गेन मार्जिन निकल जाएगा। हमने फेज क्या देखा था, फेज लैग फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या था 90 डिग्री,
फेज लैग फॉर सेकेंड ऑर्डर था 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे फेज मार्जिन पूछ रहा है तो वो है ग्रेटर देन 30 डिग्री, गेन मार्जिन है ग्रेटर देन 1.7, ठीक है। ध्यान रखना दोनों ग्रेटर रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसी में भी ग्रेटर नहीं है, सब में कोई छोटा कोई बड़ा दिया हुआ है, तो जब ग्रेटर दे देगा आप याद कर लेना सिर्फ इतना कि ग्रेटर है दोनों में, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो इज अटेंड इज कॉल्ड। मैंने एक पहले ही बताया था जब सर्वो प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो एम्पलीट्यूड रेशियो मैक्सिमम आता है तो उस फ्रीक्वेंसी को अपने लोग बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसी के बाद में आया था, उसके पहले आया था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इनपुट जो है कि साइनोसाइडल हो तो वो होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। उसके बाद में सर्वो प्रॉब्लम आया था कि जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम हो तो उसका अपने लोग बोलते हैं कि वो सर्वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेना है। और उसके बाद में है रिजोनेंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद में है आपका 24, अ निगेटिव गेन मार्जिन। निगेटिव गेन मार्जिन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल मीन्स एन स्टेबल, अनस्टेबल, क्रिटिकली डैम्प्ड, नॉन ऑफ दिस। तो यार दोस्तों जब आप बोडे और रूद ये सब जो फार्मूले हैं जब आप स्टेबिलिटी चेक करते हो तो उसमें इन लोगों का बताया गया है बोडे चाहे रूद के द्वारा कि जैसे यहाँ पे एक बोडे क्या बोलते हैं बोडे मेथड है कि कोई सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई वैल्यू रहता है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बोडे या रूद क्राइटेरिया के अनुसार में। तो इस टाइप में आता है, मान लो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है तो यहाँ पे ट्रियक गुणा किया जाता है, फिर उन दोनों को घटाया जाता है तो वो जो वैल्यू निकलता है वो कुछ आता है। तो मान लो कि यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 0 2 3 ऐसे कुछ करके है। यानी कि जो ये फर्स्ट रो है ये प्लस में आ रहा है और 0 नहीं है, तो ये होता है स्टेबल सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से ये रो है, रो में से कोई एक भी नेगेटिव में आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि दे रहा है कि निगेटिव गेन मार्जिन जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब कि माइनस में आ रहा है आपका, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ध्यान रखना, ओके। एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, बोडे डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ। बोडे डायग्राम, बोडे थ्योरी, बोडे क्राइटेरिया, बोडे ये बोडे वो, बोडे छोटे बहुत देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के सामने आप लिख सकते हो कि बोडे क्राइटेरिया क्या है कि अगर एम्पलीट्यूड रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। ये बोडे क्राइटेरिया है, ठीक है। बोडे प्लॉट लिख सकते हो कि बोडे प्लॉट क्या है, जैसे ये दिया हुआ है। बोडे प्लॉट किस में बनाते हैं, बोडे डायग्राम लॉग एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस लॉग एफ में, एंड फाई जिसको हम फेज लैग बोलते हैं, फाई वर्सेस लॉग एफ में। ये दो जो पॉइंट दिया हुआ है इन दोनों में हम जो प्लॉट बनाते हैं उसको अपने लोग बोलते हैं बोडे डायग्राम, ठीक है। तो ये हमने बता दिया दोस्तों 25 क्वेश्चन। बहुत मज़ा आया मुझे भी, लेकिन ये क्वेश्चन ये इंस्ट्रूमेंट बहुत हार्ड है यार, है ना। इस पे आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। और मान के चलो कि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, 200-300 क्वेश्चंस देख लोगे तो हो जाएगा आप लोगों का काम। तो मेहनत करो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैसेज करना और अपने दोस्तों से बोलो यार कि जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, मज़ा आएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और ताकि अपने लोग थोड़ा सा क्या रहे ना, जब मोटिवेशन मिलता है, जब लोग जुड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है हाँ यार चलो हमारा मेहनत सफल हो रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। 399 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है यार, मैंने ऐसे ही रखा था कि 399 रुपये में लोग जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अदरवाइज़ इतना मेहनत करने पे तो एक आदमी पे तो बहुत पैसे लग सकते हैं, 3-4 हज़ार रुपये तो लग सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको कोई इतना वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है तो वो पैसे तो आराम से लेगा।
तो मेहनत करो और जोड़ने के लिए बोलो 300-400 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप सीखते हो कुछ वैल्यूबल चीज़ें तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।